हेलो दोस्तों, प्रण क्लासेस में मैं एसजी नितेश सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। अभी एसएससी जीडी का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अभी 10 तारीख से एग्जाम उसका होने वाला है और एसएससी का और सीएचएसएल का भी एग्जाम है आगे मार्च में, फरवरी मार्च में। तो उसके लिए ये जो है प्रीवियस ईयर बहुत ही शानदार क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग सीरीज कर रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं कुछ और नए प्रश्न जो कि पिछला एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एसएससी के। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई दी हुई है भाई 120 मीटर और 180 मीटर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? ठीक है, कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए क्या होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि अगर देखो मेरी बात सुनो, जो डिस्टेंस को हम लोग जब मापते हैं ना, तो डिस्टेंस जब इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से एक ट्रेन आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है ना कि मान लो अगर इधर से एक ट्रेन आ रही है, इधर से भी एक ट्रेन आ रही है, तो वैसे इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि दोनों ट्रेन के लेंथ को हम ऐड कर देते हैं, वो मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाता है। और आप जानते हो ना कि वो ट्रेन कब मिलेंगी, मिलने का उनका टाइम एक ही होगा। मैंने जैसे मैं अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉइंट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, अगर इधर से बी चला, इधर से ए चला, तो ये दोनों कब मिलेंगे? जब भी मिलेंगे ना, तो इन दोनों के द्वारा लिया गया जो समय होगा वो हमेशा बराबर होगा। जैसे मैं अगर मैं बोलूं कि ये इधर से 5 बजे चला है, ये इधर से 4 बजे चला है, और दोनों कब मिल रहे हैं भाई? कब मिल रहे हैं? मान लो ये 4 बजे चला था, ये 5 बजे चलता, दोनों मिल रहे हैं कब? 5:30 बजे। कब मिल रहे हैं? 5:30 बजे मिल रहे हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये आधा घंटा में जितना इसने मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो 1.5 घंटे में उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो मैंने कहा ये 1 घंटा लेट से चला, लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसा आ जाए कि मैं कहा कि दोनों 5 बजे चल दिए, ठीक है, इसका स्पीड ज्यादा था, इसका स्पीड कम था, तो होगा बस यही कि ज्यादा मतलब दूरी तय करेगा, वो बस कम दूरी तय करेगा। लेकिन जब भी दोनों मिलेंगे ना, तो दोनों द्वारा लिया गया टाइम इक्वल होगा। जैसे अगर मैं बोला कि 6 बजे दोनों मिल गए, तो 6 बजे दोनों के मिलने का मतलब क्या? अगर मैंने बोला इसका स्पीड ज्यादा था, इसका स्पीड कम था, इसका मतलब ये ज्यादा, मान लो ये ज्यादा स्पीड से था तो ये यहां तक पहुंच गया, हाँ, और बी कम स्पीड से था तो ये भी यहीं तक पहुंचा। लेकिन दोनों द्वारा लिया गया समय तो बराबर था ना, 1 घंटा ही लगा है दोनों को वहां पे पहुंचने में। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो क्वेश्चन यही कह रहा था, क्वेश्चन आपका कह रहा था कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई 120 मीटर तथा 180 मीटर, तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? टोटल डिस्टेंस, हाँ, टोटल डिस्टेंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब है एक दूसरे को कब पार करेंगे, सिर्फ टी निकालना है, डायरेक्ट निकाल लो। देखो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 और 120 कितना? 300 मीटर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? एक दूसरे के विपरीत दिशा में 50 और 40 के स्पीड से चल रही है। 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर है ये। इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 5 बार का कट जाएगा, ये 25 हो गया। देखो 5 से इसको काट देंगे तो कितना बार? 60 बार में कट जाएगा। 5 से फिर काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 12। यानी टी इज इक्वल टू आ गया कितना? 12 सेकंड। और यही आपका इस सवाल का आंसर है। बहुत मस्त सवाल है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। देखो भाई दूसरा सवाल क्या है? देखो, एवरेज स्पीड ऑफ अ कार विच कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर विल बी। अच्छा सुनो ना, एक मेरी बात सुनो। देखो इधर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्टेंस है, ये भी, ये आधा हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से मेरी बात समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम जा रहे हो 20 के स्पीड से, और यहाँ से लेके फिर यहाँ तक तुम पहुंचे हो 30 के स्पीड से। पूरे जर्नी में आपका क्या एवरेज स्पीड रहा होगा? तो मैं आपसे कह रहा हूं, देखो ये तो डिस्टेंस तो 2 हो गया ना यहाँ पे, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हुआ। यानी कि जब भी डिस्टेंस इक्वल रहेगा, मेरी बात समझिए, आधा कहने का मतलब इक्वल डिस्टेंस हो गया। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस रहता है ना, और आपके पास 2 स्पीड्स दिया गया है, तो आप इजिली क्या कर सकते हो? एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? 2 × xy बाई x + y। देखो 2x कितना था? मान लो किसी एक को मान लो ना, 30 × 20 डिवाइडेड बाई 30 और 20 50।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक कितना बार में कटेगा 6 टाइम्स में। यह आ जाएगा कितना 24 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका एवरेज स्पीड होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब कॉन्सेप्ट पे भरा हुआ है ना, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाइएगा उतना अच्छे से बनेगा। देखो ये जो सवाल है ना बहुत ही मस्त सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है कि बस आपको करना वही है कि रूट के बदले में हाफ 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 करके आप उसका पावर में मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। देखो क्या है पहला सवाल है, इधर देखो पहला क्या दूसरा क्या, देखो इधर पहले 5 का स्क्वायर, उसके बाद है रूट अंडर 25 का स्क्वायर, उसके बाद है उसके अंदर 16 का स्क्वायर, उसके बाद है रूट अंडर 32 का पावर 16, यही है ना 16, ठीक है। मैं इधर एक एक करके उठा उठा के लिखते जाता हूँ, ठीक है। देखो इसको मिटाया 1/2 से गुना हो गया, ये 8 आ गया, यानी ये अब ऐसे होगा बस 16 का स्क्वायर इंटू 32 का पावर 8। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब मुझे यहाँ पे चाहिए देखो 25 का स्क्वायर है इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, देखो ये टोटल है, टोटल के ऊपर में रूट लगा हुआ है, 16 का स्क्वायर इंटू 32 का पावर 8 के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो करेंगे क्या, अगर मैं बोलूंगा मैं इस वाले रूट को हटा दूंगा, इस वाले रूट को, तो इंटू हो जाएगा 16। देखो 16 में 1/2 से गुना करेंगे इसका पावर में, ठीक है, और इंटू हो जाएगा फिर 32, और फिर इसमें 8 था ना इसका पावर में, इसमें भी 1/2 से गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब इसके भी ऊपर में रूट है, बात आ रही है समझ में भाई। तो देखो तो ये 2 से 2 तो कट गया, पहले ये कट जाएगा इससे कितना बार में 4 बार में। अब आपका बच गया सिर्फ क्या 5 का स्क्वायर इंटू, अब देखो 25 2, अब देखो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगा लो। 25 2 ठो है, एक 25 आ जाएगा, 16 1 है, एक 4 आ जाएगा, 32 यहाँ पे 4 है तो 2 32 आ गया इधर। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बस नॉर्मली स्क्वायर रूट निकाल लो। 5 का 1 5 निकल जाएगा, 25 का 1 5 निकल जाएगा, 4 का 1 2 निकल जाएगा, और 32 यहाँ पे 2 है तो 1 32 बाहर आ जाएगा। बस सबको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 दूना का 64, ठीक है ना। 64 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1600। यही आंसर है, कुछ था नहीं, बस नॉर्मली इसको क्या करना था कि कैलकुलेट करना था, समझ गए। अगला सवाल देखिएगा, ए की आय बी की आय का 2/3 है और ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से अनुपात क्या है। देखिए ए की आय और बी की आय, देखिए यहाँ पे पहले ए लिख दीजिए और बी लिख दीजिए। ये बोला इनका ए की आय बी की आय का, बी की आय का कितना है 1/2, यानी कि मैं बी को अगर इधर लाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा a बाई बी इज इक्वल टू 1/2। ये जो है क्या है, इसका इनकम का रेशियो है। यस ठीक है, सॉरी 2 और 1, अच्छा 2/3 है ना, 2/3। वही मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो अब देखिए ना यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, तो बताइए कि ए की बचत का बी की बचत से अनुपात क्या होगा। यहां बोला है बी की आय का, अब देखिए यहाँ पे ए का व्यय और बी का व्यय भी दे दिया है भाई आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बाई बी निकाल लेंगे, नॉर्मली यहाँ पे निकल जाएगा। ये क्या निकलेगा भाई, कितना 3/4। ये क्या है बताओ, ये क्या है एक्सपेंडिचर है, बस एक्सपेंडिचर व्यय, क्या ये व्यय, और ये क्या था आय। समझ रहे हो बात। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। बताओ ए का व्यय कितना है 3 है, यहाँ पे बी का आय कितना है 3 है ना। तो अगर मैं मेरी बात समझो कि अगर मैं बोलूं इसका 1/3 कितना निकलेगा 1, यानी मैं बोलूंगा इसका, देखो यहाँ पे देखो ये बी की आय मैंने बी का 3 का अगर हम 1/3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बोल रहा है कि ये 1 ना इस 3 के बराबर है, ये 1 3 के बराबर है। बात समझ रहे हो कि नहीं, 1 3 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा 9 के बराबर, 9 के बराबर होगा ना। समझ में नहीं आ रहा है, ये 9 हो गया तो बताओ जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 3 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई 9, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है समझ में, 6/9 हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब हमको क्या पूछना, क्या बताना था, मैं मिटा दूं, समझ में आ गया
क्या बताना था? सेविंग्स का रेशियो। अब आप जानते हो ना सेविंग बराबर क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है? जितना कमाया उसमें से जितना हम कमाए उसमें से खर्च को घटा देंगे तो मेरा सेविंग निकल जाएगा। तो देखो ए और बी ने मिलकर कमाया कितना था? तो 6 और 9 कमाया था रेशियो में। खर्च कितना किया था? तो आप कहोगे 3 और 4 खर्च किया था। बोलो अब तो अगर दोनों को घटा के तो 6 में से 3 गया 3 और 9 में से 4 गया 5। यही उनका सेविंग्स का रेशियो होगा। सेविंग बचत। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई परेशानी? अच्छा देखो ना इसमें कहाँ किसी को मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। इधर ध्यान दीजिए एक बार सब लोग, इधर देखिए। मैं कह रहा हूं कि a जो है b का 2/3 है तो a बाई बी यहां से निकलेगा 2 और 3। फिर बोला है कि ये इनका इनकम हो गया, ठीक है। अब बोला है दूसरा कंडीशन में कि जो a और b का जो एक्सपेंडिचर का जो व्यय का जो रेशियो है वो दिया है, व्यय का जो अनुपात है वो 3 और 4 है। मतलब a का जो व्यय है b के व्यय का 3/4 है, यानी कि b को जब इधर लेके आ जाएंगे तो 3/4 निकल के आएगा। अब आपसे बोला है कि जो b का ये जो a का जो एक्सपेंडिचर है, a का जो व्यय है, a का जो खर्च है वो b के आय का 1/3 है। मतलब अगर मैं इसका 1/3 निकालूंगा तो 1 आएगा, ठीक। मैं बोलूंगा ये 1:3 के बराबर है, यानी मैं बोलूंगा जब 1 3 के बराबर है, जब 1 3 के बराबर तो 3 किसके बराबर होगा? 9 के। तो जब इस नीचे हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो आप जानते हो ना रेशियो में दोनों से ही मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि उनका हमको आय एकदम इजीली पता लग गया कि आय उनका जो है 6 और 9 के रेशियो में है और उनका खर्च जो है 3 और 4 के रेशियो में दिया हुआ है। दोनों में से घटा देंगे, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 4 गया 5। पूरा क्लियर? क्लियर? चलिए नोट करिए। देखिए ये जो सवाल है बोल रहा है कि इसका आपको एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए एक मेरी बात समझ लीजिए, इसमें कुछ भी आपको तोड़ फोड़ नहीं करना है, इजीली बना लो। 65, 117 और 156 में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे सारा का सारा ना 13 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 13 का मल्टीपल। तो मैं बोलूंगा 13 तो सबसे पहले निकल के आ जाएगा बाहर। यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे आई थिंक कितना बचेगा? 12 बचेगा, ठीक है। फिर इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं रह जाएगा। अब देखिए एक्स क्यू और 1 का पावर 6, यानी कि एक्स क्यू सब में है तो एक्स क्यू हम बाहर निकाल लेंगे। कॉमन करना है बस, ओनली कॉमन। y का पावर 4 है लेकिन यहाँ पे y का पावर 3 ही है, लेकिन यहाँ पे y का पावर 5 था। जो सबसे कम है उसको बाहर निकाल देंगे, यानी कितना निकल जाएगा? y का पावर 3 बाहर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? बस अब z बच गया। तो देखो z का पावर यहाँ पे सबसे छोटा 3 है, उसके बाद बड़ा है उससे भी बड़ा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ z का पावर 3 लिख देंगे। यही आपका हो गया HCF। बस हो गया, उतार लीजिए। उसके बाद वाला सवाल देखिएगा ना, बहुत ही शानदार है। x² - 3x + 1 = 0 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है x² - 2 और x² - 5 का वैल्यू आपको बताना है। शानदार सवाल है लेकिन एकदम बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। आसान है, कुछ भी इसमें वो नहीं है कि मतलब ये ना बने आप लोगों से सवाल, एकदम आसान है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको, कुछ उठा के इसमें से आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना है क्वेश्चन में से जो गिवन है, ठीक है। जो गिवन है उसी में से उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, नहीं समझ आ रहा? चलिए इधर बोर्ड पे देखिए। नहीं आ रहा समझ? बोर्ड पे देखिए, मैं बता रहा हूँ। x² - 3x + 1 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है x² - 2 और क्या था? x² - 5। आप एक काम करो, देखो ये आपका ना ये क्वेश्चन था, ये आपको निकालना है कि इसका मतलब होगा क्या वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरी बात समझिए, यहाँ पे इसको रखिए, अभी मैं देखिए बता रहा हूँ। मैं बोलूँगा यहाँ से ना आप x² का वैल्यू निकाल लो। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से अगर आप x² निकालोगे तो देखो 3x तो माइनस में था, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3x, और 1 जो था वो पॉजिटिव था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि मैं बोलूँगा x² का वैल्यू क्या निकल के आया? 3x - 1 आया। आप क्या करो, x² का वैल्यू उठा के इधर से उठाओ और इसमें पुट कर दो। क्या करो? इसमें पुट कर दो। देखो क्या होगा, क्या कंडीशन होगा यहाँ पे। मैंने कहा x² आपने यहाँ रखा तो ये हो जाएगा 3x - 1 और -2। बोलो होगा?
अब मैंने कहा 3x माइनस 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो सिर्फ x के जगह पे x स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा 3x माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 3x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस 6। अब आप एक काम करो, देखो दोनों में ही 3 और 3 कॉमन हो जाएगा भाई। तो मैंने कहा इसमें से अगर आप 3 निकाल लोगे तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा और इसमें से एक 3 निकाल लोगे तो एक और 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा x माइनस 2। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब आप क्या करो, नॉर्मली क्या करो, देखो 3 और 3 ये तो 9 हो गया और आप इसको ना मल्टीप्लाई कर लो। देखो एक्स स्क्वायर में x से x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x में माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर, पूरा क्लियर? अब कहोगे बिल्कुल क्लियर। देखो 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब देखो ये प्लस 2 था, क्या था? प्लस 2 था, तो आप इसको ऐसे लिख लो +1 कर सकते हो कि नहीं? अब अगर मैं बोलूँ मेरी बात, अब बहुत ध्यान से देखो कि इसका वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया था, क्या दिया था? 0। तो आप कहोगे ना 9, ठीक है 9 और इसका वैल्यू 0 और +1 हो जाएगा, यानी कि मैं बोलूँगा 9 × 1 कितना आएगा? 9 ही आ जाएगा इसका आंसर। बताओ कितना शानदार सवाल था। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। पक्का पूरा समझ में आया? आया समझ में? चलो ठीक है। देखिए इधर देखिए, सुनिए मैं आप लोगों को समझाऊं। देखो करना कुछ नहीं, इसको ना पहले आप क्या करो कि देखो क्वेश्चन आपका पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन बोला है कि x माइनस 5 माइनस 69/x-5 इज इक्वल टू क्या होगा। ये ऐसे है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपने इतना याद रखो ये x-5 यहाँ पे आया कहाँ से। अब आप एक काम करो, इसमें तो आपको ये तोड़ने में बहुत परेशानी होगा, है कि नहीं? तो आप एक काम करो, इसको ना पहले x-5 का होल स्क्वायर पे इसको इसमें से बाहर निकाल दो। हमको x² चाहिए x-5 का होल स्क्वायर में। तो मैं अगर बोलूँगा कि x-5 का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, x² प्लस -5 है ना, तो माइनस हो जाएगा 10x प्लस हो जाएगा कितना 25। ठीक है, x² तो आ गया, -38 था उसमें से -10 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया और 96 था उसमें से मैंने 25 यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे बच जाएगा -28x और यहाँ पे बच जाएगा +71 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको ना चाहिए यहाँ पे 69, कितना चाहिए 69। अब यहाँ पे कुछ मत करो, इधर 69 ऐड कर दो और इधर भी 69 ऐड करोगे तो 0 में 69 ऐड करने से क्या होता है 69 ही आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो ये तो है x-5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अगर मैं 28 यहाँ पे कॉमन कर दूं तो देखो यहाँ पे बचेगा x माइनस मैंने 28 कॉमन किया है और ये अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 140 होगा, कितना होगा 140, यहाँ पे -5 बच जाएगा और इज इक्वल टू है 69। अब आप एक काम करो, x-5 यहाँ भी है, x-5 यहाँ भी है, दोनों में से x-5 को कॉमन करेंगे और इसको इधर डिवाइड में ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x-5 माइनस इधर सिर्फ बच जाएगा 28 और जो कॉमन किए थे ना x-5 उसको इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि नीचे आ जाएगा कितना x-5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर मैं बोलूँगा इसको मैं उठा के इधर ले आऊँ तो 28 इधर आ जाएगा, यानी मैं बोलूँगा x-5 माइनस 69/x-5 इज इक्वल टू कितना हो गया 28, जो कि आपसे पूछा था यही वाला, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन था ये, शानदार। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। एक संख्या और उसके 2/5वें हिस्से के बीच का अंतर जो है 540 है। 2/5। अच्छा एक बात बताओ ना, 2/5 का मतलब क्या होता है? 2/5 का मतलब 40%। अच्छा देखिए ना, अगर मैं बोलूँ कि 2/5 का मतलब क्या है, तो अगर मैं मतलब बोलूँगा परसेंटेज में तो ये देखो कटेगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 40% हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँगा कि एक संख्या उसके 2/5वें हिस्से के बीच का अंतर कितना है, कितना 540 है। अब बताओ ना, संख्या मैंने कितना माना था, तो 100 माना था ना 100% और 40%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 540 ना। ठीक, तो डिफरेंस टोटली कितना निकलेगा 60%। इसका वैल्यू कितना दिया है 540। देखो तो ये कट जाएगा, 1% का वैल्यू कितना आया, कितना आएगा 90 आएगा, 9 आएगा ना यार। 1% का वैल्यू 9 और 100% का पूछा तो 2 0 इधर चिपका दो, 2 0 इधर पे चिपका दो, यानी कि 100% का वैल्यू कितना आया 900 आ गया। ठीक है, क्या पूछा था इसका 20%, तो इसका 20% तो ऐसे ही दिख रहा है 180 होगा। उतार लीजिए,
ठीक है। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पता है तुम लोगों को। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है और बी का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 7 है, तो ए प्लस बी का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड कितना है? मेरी बात समझिए ओए, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो ये बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत शानदार, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, सुनो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, such that the least prime factor of A is 5 and the least prime factor of B is 7। अगर मैं बोलता हूं, मेरी बात समझो, कि A को ना तुम मान लो कि 5 ही वो नंबर है, क्या है? 5 ही वो नंबर है। अगर मैं बोलूं कि A इज इक्वल टू अगर 5 ही आप मान लेते हो तो 5 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 5 ही होगा सिर्फ, 5 इटसेल्फ। और अगर मैं B को बोलूं कि B का अगर प्राइम फैक्टर 7 है तो आप B को 7 ही क्यों नहीं मान लेते हो? तो B का 7 ही हो जाएगा, यानी 7 क्या है? B ही है, यानी उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 7 ही होगा। और आपसे बोला है कि A प्लस बी का, यानी जब हम A प्लस बी निकालेंगे तो 7 और 5 ये हो जाएगा 12। बताओ 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप अच्छा एक बात बताओ, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? कि जिसका मल्टी मतलब जो फैक्टर्स होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, ठीक है ना। एक वो 2 से ज्यादा नहीं होगा, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। एक नंबर और एक वो, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, एक और एक वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अभाज्य गुणनखंड, इसका कौन कौन सा 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या बोल रहा है? लीस्ट प्राइम फैक्टर पर सबसे छोटा। तो मुझे बताओ ना, सबसे तो पहले एक 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 12 भी हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे फैक्टर्स है, लेकिन हमको क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर्स चाहिए, प्राइम। तो प्राइम तो इसमें हमको 2 ही दिख रहा है ना। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। यानी आपसे क्या पूछा था कि A प्लस बी में सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो क्या होगा भाई? 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, उतार लीजिए। आसान था। चलो ये वाला सवाल देखते हैं एक बार। बोल रहा है एक आयत की परिधि ना 64 सेंटीमीटर है, आयत की परिधि 64 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो आयत की चौड़ाई क्या है? देखिए परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस। क्या होता है भाई? सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है ना। तो परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आयत की परिधि 64 सेंटीमीटर है, यानी कि परिधि कहने का मतलब है कि 2 × L + B। देखो L और B दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। बात समझ रहे हो? तो मैं बोलूंगा, अगर देखो ये तो ना, ये सिर्फ रेशियो है ना। आप एक काम करो, इसको जोड़ लो तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 3 निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? ये दिया हुआ है कितना? 64 दिया हुआ है। यानी कि मैं इसको इससे काट दूंगा तो 32 टाइम्स में कट जाएगा, 5 और 3 8 बराबर हो गया 32, यानी ये भी कट जाएगा। तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 4। और आपसे क्या बोला था कि चौड़ाई बतानी है आपको, आयत की चौड़ाई, यानी कि ये B था ब्रेड्थ और ये था लेंथ, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। हल हुआ था ये। बोलिए। शायद में 2 कैसे? ये फॉर्मूला है यार, क्या इंसान हो यार तुम लोग। 2 × L + B, ये होता है सरकमफ्रेंस, चाहे पेरीमीटर बोल दो इसको, पेरीमीटर ऑफ क्या? रेक्टेंगल, ठीक है। उतारिए, पढ़ो। देखो वाइन से भरे हुए पीपे से 8 लीटर वाइन निकाली गई है। कितनी निकाली गई है भाई? 8 लीटर निकाली गई है, ठीक है। फिर उसे पानी से भर दिया गया। इस काम को और 3 बार किया गया। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझो, और 3 बार किया गया है, मतलब पहले तो 1 बार हुआ ही है और 3 बार हो गया, यानी टोटल कितना बार हो गया? 4 बार हो गया, ठीक है ना। पीपे में बची हुई वाइन की मात्रा का पानी से कुल अनुपात जो है 16:65 हो गया। तो आरंभ में पीपे में कितनी वाइन थी? मेरी बात समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इधर ध्यान दीजिए, एकदम सही। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए। मैं कह रहा हूं कि ये है क्या? वाइन, और ये है क्या? वाइन और वाटर। तो देखिए अभी जो है ना, अभी 4 बार उसमें से वाइन निकाल के पानी रखने के बाद जो है वाइन हो गया कितना? 16। कितना हो गया है? 16। और पानी कितना हो गया है? 65।
अगर मैं बोलूं, मेरी बात समझिए, कि जब हम पानी नहीं निकाल, जब हम ये उसमें वैसे पानी हम एक भी बूंद नहीं डाले थे उस पीपे में, तब कितना वाइन रहा होगा? बात समझ रहे हो? तो मैं बोलूंगा देखो अभी तो 65 हो गया है, बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर मैं बोलूं कि जब पानी नहीं होता इसके जगह अभी क्या होता, वाइन ही होता, तो आप बोलते कि अगर मैं बोलूं कि अभी ये इतना है, लास्ट में शुरुआत में जो है कितना होता, 81 होता। क्या होता 81? वाइन 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 दोनों मिला के कितना होता टोटल, माने टोटल मिक्सचर अगर बोले तो इतना ही है ना, 81 ही है ना। अरे हम कर क्या रहे हैं कि वाइन निकाल के पानी उतना ही डाल रहे हैं, ना कम डाल रहे हैं ना ज्यादा डाल रहे हैं, मतलब उतना ही निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, उतना ही निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं देखो टोटल कितना बार प्रोसेस हुआ है, 4 बार हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? फोर्थ रूट। तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और इस 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4। ठीक है, इसमें से 2 निकलेगा और इसमें से 3 निकलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था कि ये टोटल था, ये क्या था? टोटल था। बात समझ रहे हो कि नहीं? और ये क्या था? ये अभी है, मतलब अभी का इतना था और ये टोटल था। शुरुआत में जब हम एक बार ही जब प्रोसेस किए होंगे ना, जब एक बार प्रोसेस किए होंगे तब जाके ये बना होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं बोलूंगा कि देखो तो कितना हम निकाले थे इसमें से, तो 1 निकाले थे। कितना निकाले थे? 1 निकाले थे। 1 का वैल्यू है 8 लीटर और टोटल कितना था? 3 था। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 लीटर। यही आपका आंसर है। देखो इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो ध्यान दो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी जो है ना, ए का जो एफिशिएंसी है, बी के एफिशिएंसी माने जो बी का एफिशिएंसी है ए के एफिशिएंसी से 25% कम है। अगर मैं आपसे कहूँ सबसे पहले बताओ 25% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। तो मैं बोलूँगा अगर ए का 4 है, अगर ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा? 3 हो जाएगा। बोलो, बात समझ गया? और ए जो है पूरे काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि अगर मैं इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल काम मेरा कितना निकल के आ गया? 72। ये मेरा है टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बोल रहा है ना कि ए ने काम करना शुरू कर दिया, ठीक, कुछ दिन के बाद बी भी उसके साथ आके मिल जाता है और टोटल काम 12 दिन में खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ए स्टार्ट किया, उसके कुछ दिन के बाद बी आके उसमें ऐड हो गया, ठीक है ना। पूरा काम खत्म होने में टोटल कितना दिन लगा? 12 दिन लगा। अगर मैं कहूं आपसे कि बताओ ए तो स्टार्ट ही किया था ना, शुरू से लेकर लास्ट तक ए रहा है पूरा, बीच में जो भी एक्स्ट्रा काम हुआ है वो बी आके कंप्लीट किया है, टोटल काम 12 दिन में ही खत्म हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए स्टार्ट किया था, टोटल लास्ट 12 दिन तक रहेगा, तो 12 दिन में टोटल कितना काम कर देगा ये? तो आप कहोगे एक दिन में वो 4 काम कर रहा था, एक दिन में 4 कर रहा था, तो 12 दिन में टोटल वो काम करेगा 48, और टोटल काम था कितना? 72। तो देखो 48 काम तो ए ही कर दिया है, सिर्फ 48 काम सिर्फ ए किया है। अब जो काम जो बचा हुआ है कितना? 24 जो काम बचेगा वो कौन किया है? बी किया। तो बताओ जितना दिन बी काम किया होगा, ए तो उसके साथ ही साथ था ना। तो क्वेश्चन में आपसे बोला कि ए और बी ने मिल के कितने दिन तक काम किया, तो यानी जितना दिन बी काम करेगा उतना दिन ए और बी साथ में काम करेंगे, क्योंकि ए तो लास्ट तक था, शुरू से लेकर लास्ट तक था। तो इसमें क्या करेंगे? बी का एफिशिएंसी से भाग लगा देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 8 दिन, जो कि आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उतार लीजिए। खत्म करते हैं आज का क्लास। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे एक से एक बेहतरीन सवाल है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।